दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज टाइटल्ड एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नाउ वी नो फ्रॉम द प्रीवियस टू वीडियोस जहां हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है ऑफ दिस चैप्टर कि इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी हैव रेड अबाउट द लेजेंड द जीनियस दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवॉल्व ही करता है अराउंड दिस पर्टिकुलर मैन हु इज वेरी वेल नोन। आई डोंट थिंक कोई भी है जिसे नहीं पता एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है, and he is truly a genius also in scientific world, but also as a person he is very good. He has a beautiful mind. और यही सब हमने पढ़ा था in the previous two videos, but again we will see the summary of this chapter so that हमें सारी dates, सारे जो भी facts हैं about his personal life, जो भी लोग जो भी characters की बात हुई है in this chapter, उसे वापस से revise कर पाएं. So now we will read the summary so that we again are able to memorize and keep these facts in our mind कि क्या क्या मेंशन किया गया है about Albert Einstein in this chapter. Clear? All right. So let's begin with the summary which says A truly beautiful mind is a short biography of Albert Einstein who was a genius scientist. Definitely ये जो पूरा चैप्टर है जिसका टाइटल ही क्या है A truly beautiful mind, ये है क्या? It's a short biography of Albert Einstein. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? बायोग्राफी जब कोई और बता रहा है आपको या किसी और ने लिखी है किसी पर्सन के बारे में, उनके बायो के बारे में यानी कि उनकी लाइफ के बारे में, और वही चीज अगर पर्सन खुद लिखता है दैट इज ऑटो बाय सेल्फ, तो वो हो जाती है ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? तो ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये क्या है, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बट इट्स समथिंग जो किसी और ने लिखा है, कोई और मेंशन कराइए, तो इट वुड बी बायोग्राफी। क्लियर? तो इट इज अ शॉर्ट बायोग्राफी। ऑब्वियसली हम बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है कि उन्होंने क्या क्या किए डिस्कवरीज, हर एक ईयर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दैट आर द फैक्ट्स जो कि मेंशन है इन दिस चैप्टर में, तो इसीलिए हमने इसे कहा है कि दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? He was born on 14th March 1879. Obviously ये चीज़ आपको याद रखनी है कि when he was born, because this is something जो हमें याद रखना चाहिए कि he was born on 14th of March 1879. Clear? In the city which is named as Ulm, located in Germany. कहाँ पर पैदा हुए थे ये? एक सिटी में जिसका नाम उल्म है, जहाँ कहाँ पर है? जर्मनी में। He is a German. Clear? तो नंबर 1 चीज आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि दिस चैप्टर इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन who was a genius scientist, and also he was born on 14th of March 1879 in the city named as Ulm, located in Germany. He could not talk until he was 2.5 years old. Obviously उनके बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं कि क्यों उनको ऐसा कुछ नहीं था कि कोई इंडिकेशन था पहले से ही कि ही इज डेस्टिन्ड टू बी वेल नोन पर्सन इन फ्यूचर, और उसलिए वो एक कोई सिग्नल दिखा हो या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा हो व्हेन ही वाज बोर्न, ऐसा कुछ नहीं था। He in fact was considered as a freak by his mother, जो अभी हम पढ़ेंगे भी, because of the large head he had, and also वो बोलना भी नहीं सीख पाए थे till the age of 2.5 years, and after he after 2.5 years of his life he was able to speak. He started speaking. But when he started talking, पर वो भी normal नहीं था. What happened was when he started talking he would repeat every word ट्वाइस। वो जब बात करना उन्होंने स्टार्ट किया भी तो वो हर एक वर्ड को 2 बार रिपीट करते थे। यूज्ड टू रिपीट एवरी वर्ड ट्वाइस। हिज प्लेमेट्स यानी कि जो उनके साथ खेलते थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो बाहर जिनके साथ वो खेला करते थे, उन्हें कहते हैं प्लेमेट्स। वुड ऑफन रेफर हिम एज ब्रदर बोरिंग। तो क्यों ब्रदर बोरिंग बोलते थे, या कौन बोलता था? सबसे पहली बात तो हिज प्लेमेट्स यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। व्हाई? ऑब्वियसली बिकॉज वो इतने ज़्यादा एक्साइटिंग, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इन सब चीज़ों में, उनको नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, कैसे खेलूँ, तो इनको बोरिंग कंसिडर किया जाता था कि ये पर्सन को तो पता ही नहीं है लाइफ कैसे जीना है। तो उनके फ्रेंड्स उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। His mother thought that he was a freak with an abnormal large head. और उनकी मॉम को लगता था कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत अनयूजुअल से हैं, ऑर्डिनरी बच्चों जैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हेड है वो बहुत बड़ा है। एज अ चाइल्ड आइंस्टाइन लव्ड प्लेइंग विथ मैकेनिकल टॉयज। और आइंस्टाइन जो हैं वो एक दूसरे बच्चों के साथ बाहर जाके खेलना, ये सब उनके लिए एक्साइटिंग नहीं था, बल्कि उनको क्या पसंद था? टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज, यानी कि वो टॉयज जिसमें कोई ना कोई मशीनरी इन्वॉल्व हो। एंड व्हेन हिज यंगर सिस्टर माजा वाज बोर्न ही इंक्वायर्ड अबाउट हर व्हील्स लाइक अ टॉय वुड यूजुअली हैव। और ऑब्वियसली जब उनकी यंगर सिस्टर का बर्थ हुआ तो जैसे ही आइंस्टाइन सॉ हिज यंगर सिस्टर ही वाज लाइक कि
कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, बट मेरी सिस्टर के व्हील्स कहाँ हैं, यानी उसके पैर कहाँ हैं। तो उन्होंने व्हील्स के टर्म्स में पूछा था, जैसे कि वो जो व्हीकल्स होती हैं, जो मशीनरीज होती हैं, जो टॉयज वो खेलते थे उसके व्हील्स होते हैं, तो उनके दिमाग में वही चीज रहती थी हमेशा से। सो ही वॉज नॉट लाइक कि वेयर आर दी लेग्स और वेयर आर दी फीट ऑफ माई सिस्टर, ही जस्ट आस्क्ड वेयर आर द व्हील्स ऑफ माई सिस्टर। क्लियर? तो ये कुछ एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जो कि हमको बिगिनिंग में पता चलता है इन द स्टोरी। नंबर 1 बर्थ डेट, नंबर 2 द बर्थ सिटी जहां वो पैदा हुए थे, क्यों उनको उनकी मॉम फ्रीक कंसिडर करती थी, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल साइज ऑफ हिज हेड। ऑल्सो व्हेन ही वाज ऑफ 2.5 years old, तब तक वो बोलना नहीं सीखे थे। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टॉकिंग, बट दैट टू इट वाज नॉट नॉर्मल। ही यूज्ड टू रिपीट एवरी वर्ड ट्वाइस व्हेनेवर ही यूज्ड टू स्पीक। ऑल्सो उनके प्लेमेट्स जो है वो उनको क्या कंसिडर करते थे, ब्रदर बोरिंग। ही लव्ड प्लेइंग विथ मैकेनिकल टॉयज एंड ही just when his sister was born, he first thing he asked was where are the wheels of my sister. Clear? All right. Next is his school headmaster told his father that he had no hopes for young Albert and said that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. तो इनके जो स्कूल हेडमास्टर थे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को एक दिन बुला के ये कहा कि he has no hopes from young Albert. That is, ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनसे उनको कोई उम्मीद नहीं थी, उनके हेडमास्टर को। उनको लगता था कि आइंस्टाइन कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ एंड सेड व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन। और एल्बर्ट वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज पे सक्सेसफुल नहीं होंगे। यानी एल्बर्ट इज नॉट दैट स्मार्ट इनफ, और एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स वुड बी सक्सेसफुल इन सम और द अदर फील्ड इन देयर लाइफ, बट एल्बर्ट वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग ही चूजेस. When he was 6 years old, Einstein learned to play the violin on his mother's insistence. और उनकी मॉम चाहती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कि आइंस्टाइन शुड स्टार्ट टू लर्न हाउ टू प्ले अ वायलिन। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया when he was of 6 years. ये एज आपको याद रखनी है, जब वो 6 साल के थे he started to learn how to play a violin. And then he became a skilled violinist. Then he was like जो ये हॉबी के लिए जो करते हैं, समथिंग जो आपको करना पसंद है बट नॉट एज अ प्रोफेशन, जो आपको ऐसे फ्री टाइम में करना पसंद है, एज अ हॉबी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही स्किल्ड वायलिनिस्ट थे। बट ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज़ को कभी अपना प्रोफेशन चूज नहीं किया, एंड इट्स गुड, राइट? However, he was not a bad student as he scored good marks in almost every subject in the school while his family used to stay in Munich. तो ऐसा था कि जब वो 15 months old थे तो अब म्यूनिक में शिफ्ट हो गई थी इनकी फैमिली। तो वहाँ जब इनकी एजुकेशन चल रही थी, इट वॉज नॉट लाइक कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे या मार्क्स अच्छे नहीं लाते थे। इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। By the time he was 15 years old, Einstein started feeling uncomfortable with the school's regimentation, so he left it for good. Obviously, ये जो इनका स्कूल था कहाँ पर, म्यूनिक में, यहाँ पर when he was of 15 years of age, that time he started feeling suffocated. उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था स्कूल में because of the regimentation, the discipline जो कि उनको follow करना पड़ता था, वो जो rules थे यहाँ के, that was something which was not good or which was not acceptable by this young person, that is Albert Einstein, when he was of 15 years old. So what he decided was कि मैं ये स्कूल जो है वो हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ, I am not going to continue my studies here. Clear? तो इस पूरे जो कि डिस्कशन हुआ है इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन बोलता था कि he is not good for anything और he would not be successful at anything, उनके हेडमास्टर। देन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 6 years के थे, he started how to he started to learn how to play a violin. देन जब वो 15 months old थे, that time उनकी फैमिली म्यूनिक में शिफ्ट हुई थी, वहाँ उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई, एंड when he was of 15 years, तब उन्होंने डिसाइड किया that I don't want to continue my education in this particular school because he was not okay with the regimentation that was to be followed in that school. Clear? All right. When Albert's parents moved to Milan, they left him with relatives and he continued his education in German-speaking Switzerland. तो जब एल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, मिलान में, तो उन्होंने एल्बर्ट को उनके रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो यहाँ पे तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। ही हैड अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन, वेरी बिग डिस्कशन विद हिज फैमिली, विद हिज पेरेंट्स, एंड देन दे केम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, दे अलाउड एल्बर्ट टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड।
Soon after he completed schooling, he took admission at university in Zurich. अब जैसे ही उनकी स्कूल एजुकेशन खत्म हुई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में एडमिशन लिया फॉर फर्दर स्टडीज. He felt that the university atmosphere was more liberal in accepting new concepts and ideas. और ये liberal वाला concept जो है ना वो यहाँ के लिए ज़्यादा फिट बैठता है कि स्विट्जरलैंड को वो ज़्यादा liberal मानते थे as compared to Munich, और इसीलिए वो चाहते थे अपनी एजुकेशन वहाँ पर कंटिन्यू करना. Besides, he was greatly interested in physics and mathematics and wanted to pursue a career in this field. तो वो जो है ऐसा कहा गया है, he was gifted in mathematics and interested in फिजिक्स. तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट्स थे जो कि उनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे, यानी फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, जैसे हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है. तो इनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स था, एंड ऑब्वियसली ही वांटेड टू मेक हिज करियर इन दीज टू सब्जेक्ट्स. In 1902, Albert started working as a technical specialist in the patent office located at Bern, where he would assist other people's invention. Before this, I would like to add one thing कि 1900 में at the age of 21 years, he was a university graduate, और 1900 से 1902 तक उन्होंने क्या किया, he was unemployed, right? जब वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे तो उन्होंने प्राइवेट लेसन्स देना स्टार्ट किए, टीचिंग असिस्टेंट का काम किया. बट इन 1902 फाइनली उनको जॉब मिल गई जो कि एक ऑफिस था इन बर्न, जहाँ पेटेंट का काम होता था. इट वाज अ पेटेंट ऑफिस, और वहाँ ही यूज्ड टू असेस डिफरेंट इन्वेंशंस ऑफ डिफरेंट पीपल. बट ऑल्सो ऐसा नहीं था कि जो मिला है वही कर रहे हैं वो. यही एक जीनियस की या एक इंटेलिजेंट पर्सन की, क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटी होती है कि जब आपको जो मिल जाता है वो तो आप करते ही हो ब्यूटीफुली, बट अदर देन दैट ऑल्सो योर माइंड रन समवेयर कि मैं ये भी कर सकता हूँ. क्रिएटिवली आप कहीं और भी काम करते हो. सो दैट इज समथिंग जो वो भी कर रहे थे. ही वॉज नॉट ओनली वर्किंग और परफॉर्मिंग हिज जॉब और रोल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वॉज गिवन दैट इज टू assess other inventions, but also besides he was also secretly working on his ideas about the theory of relativity. तो इस पे भी वो काम कर रहे थे. क्लियर? तो यहाँ पे वही चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं. यू शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट्स कि कब वो अनएम्प्लॉयड थे, क्या एज थी, कब उनकी जॉब लगी, कहाँ लगी, एंड व्हाट वाज ही सीक्रेटली डूइंग देयर. क्लियर? ऑल राइट. While at the university, he met Mileva Maric, a fellow student who was equally bright and intelligent. अब ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट था, बल्कि एक और चीज़ थी जो कि उनके लिए अपीलिंग थी, या चीज़ नहीं, एक और पर्सन था जो कि उनके लिए बहुत अपीलिंग था, और वो थी कौन? मिलेवा मैरिक, जो कि एक फेलो स्टूडेंट थी, वहीं उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी. और क्योंकि वो जो है उतनी ही स्मार्ट इंटेलिजेंट थी जितने आइंस्टाइन थे, एंड वो भी आर्ट लिटरेचर इन सब में इंटरेस्टेड थी, फिलिस्तीन नहीं थी वो. तो क्योंकि इन सब क्वालिटीज़ की वजह से जो कि सेम जा रही थी, लाइक माइंडेडनेस हो जाती किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा की. सो ही लाइक्ड दिस गर्ल मिलेवा मैरिक. They fell in love and married in January 1903 and had 2 sons. Obviously they fell in love. इनके लेटर्स के बारे में बात की गई है. वन ऑफ द लव लेटर हमने पढ़ा भी है इनका. तो ऑब्वियसली इनकी जो बोल सकते हैं जो सेम मेंटालिटी थी वो शोकेस होती है उस लेटर में, कि जिस तरीके से वो अफेक्शन और साइंस को मिक्स करके लिखते थे, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये जो दोनों हैं ऑब्वियसली दे वांटेड टू गेट मैरिड, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मॉम है शी वाज अगेंस्ट दिस मैरिज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. वन वाज कि ये मिलेवा जो मैरिक है शी वाज 3 years older than आइंस्टाइन, 3 साल बड़ी थी, तो एज डिफरेंस था वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसकी वजह से उनकी मॉम को ये जो मैरिज है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी. एंड ऑल्सो नंबर 2 क्योंकि वो सोचती थी कि आइंस्टाइन भी एक बुक है, यानी कि इतना इंटेलिजेंट है. सिमिलरली शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, शी इज ऑल्सो बुक लाइक आइंस्टाइन. सो शी वॉज लाइक कि ये चीज जो है वो मैच नहीं होगी. सो शी वॉज अगेंस्ट दिस मैरिज. सो फॉर दोज 2 रीजंस, पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन पुट ऑफ द मैरिज, but उसके बाद in 1903 they got married and also they had 2 sons. However, their marriage soon faltered and they finally divorced in 1919. But obviously उनकी marriage इतनी successfully run नहीं करी बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि कुछ सालों बाद क्या हुआ, they started fighting with each other. What was the reason? Because ये जो मिलेवा मैरिक है she was a जीनियस पर्सन, शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. उनको भी अपने एम्बिशंस थे उनके कुछ लाइफ में, कुछ उनके इंटेलेक्चुअल चलते थे दिमाग में कि नहीं आई हैव टू डू दिस एंड दैट, बट शी एंडेड अप बीइंग अ हाउसवाइफ. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ जो है उनके लिए बोल सकते हो हैप्पीनेस नहीं आ रही थी उनके अंदर से, बिकॉज शी वॉन्टेड टू डू समथिंग इन अ लाइफ बट शी वॉज अ हाउसवाइफ. सो शी एंडेड अप बीइंग अ सैड अनहैप्पी हाउसवाइफ, एंड दैट वॉज द रीजन जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, झगड़े होते थे. एंड फाइनली जो मैरिज है इट फेल्ड एंड इन 1919 they got divorced. The same year he married Elsa, his cousin. और उसी साल फिर क्या होता है, Albert Einstein married his cousin जिसका नाम था Elsa.
In 1905, Einstein released his paper and special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो around in 1905 आइंस्टाइन ने अपना एक पेपर पब्लिश किया, रिलीज किया, जो कि बेस्ड था ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन विच इट वॉज मैंशनड कि टाइम और जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और जो रिलेटिवली फास्टर होगा उसकी अलग चीज आएगी, एंड सॉर्ट ऑफ डीज वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अबाउट 2 एक्यूरेट क्लॉक्स, ऑल्सो वन एग्जाम्पल ही गेव अबाउट ब्यूटीफुल गर्ल एंड हॉट स्टोव। तो वो उससे समझाना चाह रहे थे कि रिलेटिविटी क्या है, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। This gave birth to the most renowned formula which describes the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square। और इसी की वजह से ये जो इक्वेशन है जिसे आइंस्टीन्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, this also came into action, and that was energy is equal to mass into speed of light and vacuum का square। So this was this equation जो कि इस theory of relativity की वजह से ही present हो पाई थी। Done? So ये कुछ concepts थे कि उनकी शादी किससे हुई, why he liked Mileva Merrick, the reasons, when they got married, when they got divorced, and in the same year he got married to his cousin जिसका नाम क्या था, Elsa। When was his paper released based on special theory of relativity? In 1905, and what was the equation? E equals to mc square। Clear? All right। Later in 1915, he published his theory of relativity that administered a new description or a new interpretation of gravity। तो उनकी ये जो थ्योरी जब पब्लिश हुई ना, तो इसकी वजह से एक अलग ही इंटरप्रिटेशन निकला ग्रेविटी का, और इसीलिए पीपल वर लाइक कि दिस इज एक्यूरेट, दिस इज समथिंग जो कि सही इंफॉर्मेशन है। In 1919, a solar eclipse proved that his theory of relativity was accurate। और इस ईयर में, दैट इज 1919 में, एक सोलर एक्लिप्स हुआ था, और उसकी एडवांस में ही एल्बर्ट आइंस्टाइन कैलकुलेटेड कि जो स्टार्स, जो फिक्स नंबर ऑफ स्टार्स उनकी जो लाइट पड़ रही है वो सन की ग्रेविटी से डिफ्लेक्ट होगी, तो वो कितने एक्सटेंट तक होगी, वो एक्सटेंट जो है वो ऑलरेडी एडवांस में कैलकुलेट कर चुके थे, कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो व्हेन दिस वाज प्रूव्ड कि हाँ इट हैपेंड द वे ही सेड, तो इसीलिए उनकी थ्योरी जो है वो एक्यूरेट है, दिस वाज कंप्लीटली प्रूवन बाय दिस थिंग। तो लोगों को जो है तब समझ आया कि yes, he is a person जो कि genius है, and he has indeed given an accurate information। In no time his work was proclaimed by newspapers as a scientific revolution, and after that obviously इतनी बड़ी डिस्कवरी थी तो उनके काम को proclaimed यानी डिक्लेयर कर दिया गया by the media, by newspapers, that it is a scientific revolution। Einstein was awarded the Nobel Prize in 1921 for physics। तो आइंस्टाइन को कब मिला था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? इन 1921 for his works which are relevant even today, and even we read them today also। ये जो theory of relativity है, E is equal to mc square, ये सब कुछ हम आज भी पढ़ते हैं। उनके और भी concepts हैं, वो सब thermodynamics में जो concepts हैं, space and time के बारे में जो concepts हैं, everything हम पढ़ते हैं आज भी, and they are valid till now। He was lauded by the press for all the honors that he received for his scientific theory, and obviously he was praised। उनको बहुत ज़्यादा compliment किया जाता था, उनको respect मिली, name, fame सब gain कर लिया उन्होंने because of the concepts he gave। In 1933, when the Nazis gained control over Germany, Einstein emigrated to USA, that is United States of America। Obviously, जब 1933 की बात, यानी कि हम देखो एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वेदर उनकी जब वो पैदा हुए थे तो तब की बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं एज अ यंग चाइल्ड जब हम पढ़ रहे हैं। देन हम पढ़ते हैं उनकी स्कूल लाइफ के बारे में कि क्या था। देन हम पढ़ते हैं जब उनकी यूनिवर्सिटी की लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है। अब हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैसे क्या हुआ उनका, एंड ऑल्सो उनकी जो डिस्कवरीज हैं वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो इनके बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किए गए हैं, और एक एक करके हमने सब कुछ देखा है इस चैप्टर में। अब हम पढ़ने वाले कि पॉलिटिक्स में कैसे गया उनका ध्यान, या कैसे वो वर्ल्ड पीस, हार्मनी के बारे में सोचने लगे और काम करने लगे उस पर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब 1933 में जर्मनी में किनका रूल आ गया, नाजीज का। सो दैट टाइम ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है एंड ऑल्सो मेनी पीपल लाइक हिम डिसाइडेड टू जस्ट एमिग्रेट टू यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Further, the discovery of nuclear fission in 1938 led to a huge uproar among American physicists। And obviously जब वो emigrate कर चुके थे उसके 5 years बाद क्या होता है, in 1938 न्यूक्लियर फिजन की जो डिस्कवरी है वो हो गई थी, which is one more concept जो कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने में लगता है। तो ये जो डिस्कवरी थी इसकी वजह से क्या हुआ था, दिस वाज अ ह्यूज अप्रोर अमंग अमेरिकन फिजिसिस्ट, बिकॉज ये अपसेटिंग था बहुत, बिकॉज दिस कुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस वाज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली बात थी टू अमेरिकन फिजिसिस्ट।
physicist. So Einstein wrote a letter. Now there was this colleague, उनका कोई colleague था जिसने बहुत ज़्यादा request की आइंस्टाइन से और उनको बोला to write a letter to the president at that time, जो कि कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट. एंड आइंस्टाइन डिड इट. उन्होंने एक लेटर लिखा in which he warned the president about this atomic bomb. रोजवेल्ट वार्निंग अबाउट द हज़ार्ड्स ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन. तो उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई ऐसे ऐसे एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है, इसकी वजह से ऐसे एक्सप्लोजन हो सकता है, दे कुड बी अ डिस्ट्रक्शन, जो कि एक पोर्ट पे अगर ब्लास्ट होगा ना तो उसके आसपास की टेरिटरीज भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. तो इस तरीके से वो वार्न करते हैं इनको, दैट इज द प्रेसिडेंट को. हाउएवर इन 1945 अमेरिका डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब secretly and threw those bombs on Hiroshima and Nagasaki that caused him acute mental एग्नी. क्या लिखा है यहाँ पर कि बट होता क्या है, ये लेटर लिखा क्यों था, उन्होंने वॉर्न करने के लिए. बट अमेरिका ने क्या किया, उसी का यूज करके दे ओनली फॉर्म्ड अ बॉम्ब और उसकी वजह से उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा में जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया, दैट वाज समथिंग व्हिच कॉज्ड हिम, यानी यहाँ पे कौन है, आइंस्टाइन, जिनको एक एक्यूट मेंटल एग्नी यानी मेंटल स्ट्रेस, जो पेन था वो फील हुआ, बिकॉज उनको ऐसा लगा ना कि वो जो वार्निंग दे रहे थे उसको अलग ही तरीके से यूज किया गया. Deeply shaken, Einstein wrote a missive to United Nations to form a world government that could prevent recurrence of such massive destruction to mankind. Because he was deeply shaken, he was hurt कि इस तरीके से भी destroy, जो destruction हुआ है, that was something very massive. तो उन्होंने decide किया to write a missive. What is a missive? Sort of a document जो कि official होता है और बहुत बड़ा letter होता है. तो उन्होंने किसको लिखा, United Nations को एक missive लिखा, एक letter लिखा कि why not we should form a world government so that ये जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है वो वापस ना हो. तो उन्होंने ये जो लेटर था वो इसीलिए लिखा था बिकॉज ही वांटेड कि पीस और जो हार्मनी मेंटेन रहे और ऐसे डिस्ट्रक्शन को वो अवॉइड कर पाए. क्लियर. तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि कब वो एमिग्रेट हुए, देन किस तरीके से न्यूक्लियर फिजन की जब डिस्कवरी हुई, उनके कोलीग ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया उनसे टू राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, व्हाट ही मेंशन्ड इन द लेटर, व्हाट इम्पैक्ट दैट लेटर हैड, वो भी मेंशन किया गया. एंड ऑल्सो ये जो मिसिव उन्होंने लिखा था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि उस लेटर का पड़ गया था जो कि इसके पहले उन्होंने लिखा था. क्लियर. ऑल राइट. For next few years, he got involved in politics, thereby advocating democracy and world peace. Obviously, ये जो पूरा लेटर था उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं जो उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की थी. So he only decided कि मैं क्योंकि फेमस भी हूँ, so I should kind of campaign for harmony and peace in the world. और वो भी इस पॉलिटिक्स में चले गए for good, for not for his selfish desires या फिर खुद की greed के लिए नहीं, बल्कि he did this for the betterment of the society. In 1955, Einstein breathed his last at the age of 76 and is often commemorated as a great visionary as much as we remember him as a scientific genius. Obviously, जब वो 1955 में when he was of 76 years, that time he died, unfortunately we lost him. और at that age उसके बाद जब पूरा जो भी टाइम पीरियड है आज भी उन्हें एक ग्रेट विजनरी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट ओनली एज अ साइंटिफिक जीनियस जो कि वो इंडीड हैं, बट ऑल्सो ही इज़ अ ग्रेट विजनरी, यानी फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा. ही वॉज ऑफ द थॉट कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए. सो दिस इज समथिंग जो कि एक ग्रेट विजनरी की क्वालिटीज होती हैं. The life and achievements of the famous scientist Einstein gives us the message that a truly beautiful mind possesses not only vision but also makes sincere efforts to use this vision for the well-being of mankind. Now this is the complete मैसेज जो कि आपको ये चैप्टर के थ्रू मिलता है. क्यों पढ़ाया गया ये चैप्टर? इसलिए नहीं कि आप सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जाने, हु वॉज ही, कैसे वो बने एक जीनियस, बल्कि यू गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड दैट इज कि एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कौन सा होता है, नॉट जिसके पास विजन होता है बस कि ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, बस वो विजन नहीं. इनफैक्ट वो पर्सन जो है वो एफर्ट्स डालता है, जैसे कि उन्होंने इन्वॉल्व, ऐसा नहीं था उन्होंने लेटर लिखा एंड देन ही लेफ्ट कि नहीं कोई बात नहीं, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट आई एम डूइंग, कोई और डिस्कवरी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं किया उन्होंने. What he did was obviously had a vision, a beautiful vision for the betterment of the future, for the betterment of the future of the people, society. तो इसीलिए उन्होंने sincere efforts भी लगाए, 100% दिया, more than that, वो involve हो गए इन सब में, right? And to use this vision for the well-being of mankind, so that for the mankind, for the well-being, उनके betterment के लिए वो कुछ कर पाएं. तो उसी को बोलते हो आप एक truly beautiful mind. For example, if you are genius, if you have that intelligence कि आप कुछ बना सकते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ आप अपने फेम गेन करने के लिए बना रहे हो. It should be
विथ अ थॉट इन योर माइंड कि दिस शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ समवन, किसी का फ़ायदा हो, कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर में। इस वजह से इफ़ यू जस्ट पुट इन एफर्ट्स वाइल यू आर सो इंटेलिजेंट, तो आपकी वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो एफर्ट्स हैं और जो एक ब्यूटीफुल विजन है, अगर उसके साथ यू वर्क फॉर समथिंग, देन डेफिनेटली यू आर अ ग्रेट ब्यूटीफुल माइंड, सेम एज एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज। क्लियर? ऑल राइट। साइंस शुड बी सोनली डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब देखो साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं, जैसे यहाँ बात करें अगर हम, न्यूक्लियर फिजन जो है, अगर उसको सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाकर कहीं पे डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है? दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत अच्छी बात हो गई। तो यही बोलिए कि साइंस जो है शुड डेफिनेटली बी यूज्ड टू डिवोट फॉर गुड ऑफ अदर्स, समथिंग जिसकी वजह से किसी का अच्छा हो, नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन, या फिर सिर्फ अपनी कंट्री के नाम को रोशन करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एवरीथिंग शुड बी डन कीपिंग इन माइंड कि इससे पीस, प्रोस्पेरिटी, हार्मनी जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। If used for destructive purposes, the scientific inventions and discoveries can wreak havoc on humanity. Definitely अगर सिर्फ destructive point of view से ही अगर scientific discoveries का use होगा, तो then definitely क्या होगा? धीरे धीरे peace, harmony तो छोड़िए, पूरी तरीके से humanity destroy जाएगी। There would be no one जो कि दूसरे humans के बारे में सोचेगा, and that would be end of this world. So obviously यही चीज़ हमको सीखने को मिलती है। Why Albert Einstein is considered as a truly beautiful mind? Because he had a very good concept thinking for the future, for the betterment of the people, और peace, harmony, democracy ये कुछ ऐसा था जो कि वो मानते थे कि होना चाहिए, and these are the values of a great humankind. So indeed he had a true beautiful mind. Clear? All right. So with this we come to an end of the topic, that is summary of the chapter A Truly Beautiful Mind. I hope line by line explanation के बाद ये जो summary है that would have helped you to summarize all the points, एंड ऑल्सो आपको ये जो मैसेज है वो मिल गया होगा कि क्यों भाई आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है, बिकॉज द दिस चैप्टर, जो भी ये चैप्टर जिसने भी मेंशन किया, दैट पर्सन वांट्स यू टू लर्न एट दिस वेरी एज कि कुछ भी करो लाइफ में, बिकॉज सी आपकी अभी ऐसी एज है कि धीरे धीरे ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोग हैं जो कुछ डिस्कवरीज कर सकते हैं, कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, बट ऑल्सो ये सब चीज़ें करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, दैट आई शुड नेवर फॉरगेट दैट ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, दैट काइंडनेस, पीस, हार्मनी, सबके बेटरमेंट के लिए जो भी थिंकिंग होती है, दैट शुड नॉट बी ड्रॉप्ड वाइल यू आर जस्ट ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि अगर आप दिमाग में रखोगे, यू वुड टच मोर हाइट्स, यू वुड बी मोर सक्सेसफुल, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। सो यही चीज़ है जो आपको सिखाने के लिए ये चैप्टर दिया गया है। आई होप द मैसेज इज वेरी वेल कन्वेड टू यू गाइज। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss different questions that have been asked in your NCERT regarding this chapter. Till then, take care of yourself, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू so much for watching. Bye.